नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा, उसके ऊपर काफ़ी चर्चाएँ हुई। कई लोगों ने नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया, कई लोगों ने अलग-अलग मतलब निकाले उस यात्रा के। कई लोगों ने जैसा कि सरकारी प्रचार भी होता है कि देखिए कितनी बड़ी सफलता है और ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही नरेंद्र मोदी को बुला लिया है। इस किस्म की बातचीत हुई। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका की यात्रा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं भी जब कोई नई सरकार आती है, कोई नई सत्ता आती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि भई वो अलग चीज़ है कि आप किसी को मिलने के लिए बुला लें, शपथ ग्रहण में बुला लें या खाने पे बुला लें या एक हुँ, शिष्टाचार के लिए बुला लें। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 2 बड़े नेता हमेशा मिलने चाहिए, उस कुछ ना कुछ बात निकलेगी, ज़रूरी भी है, भारत और अमेरिका का सबसे ज़्यादा बिज़नेस है। तो प्राइम मिनिस्टर का जाना, उनसे मिलना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। भाई 2 नेता मिले, इनको समय था, उनको समय था, चल गए, अपना 2 घंटा बातचीत हो गई, वेरी गुड। लेकिन जब एक नई सरकार आई है, तुरंत आई है, अभी उसका एजेंडा सिर्फ घोषणाओं में है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में है और भाषणों में है, तो आप किन किन मुद्दों पे आप जाके बात करेंगे या बार्गेन करेंगे? और अगर आपको अपनी कुछ चिंताएं रखनी भी हैं, अपने कुछ रिक्वेस्ट उनके सामने रखने भी हैं, तो उसके 50 चैनल हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको जाना पड़े। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री की यात्रा जल्दीबाजी में हुई, जिसे कि अवॉइड किया जाना चाहिए था। देखिए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, इजराइल का प्रधानमंत्री, कनाडा का प्रधानमंत्री अगर तुरंत तुरंत चला जाए अमेरिका, तो बात समझ में आती है। वो लोग जाते आते रहते हैं, उनका दूसरा मामला होता है। वो तुरंत जाएंगे, उनके यहाँ खाना खाएंगे, फिर शाम की फ्लाइट से वो यूरोप लौट आएंगे। लेकिन हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए यह ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर किसी भी दिन बस जहाज ले और कहीं भी चला जाए। भाई खर्चे हैं, हुँ, सब सारे तामझाम है, तरीके हैं, एजेंडा क्या है यात्रा का। और फिर आपको यहाँ पे विपक्ष को और मीडिया को बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ जा रहे हैं आप, ऐसे ही बस उठे और चल दिए। तो हम हमारे जैसे देशों के साथ वैसा नहीं होता है। तो मैं समझता हूं कि पहली चीज, जैसा मैंने कहा, कि वो जल्दीबाजी थी। दूसरा, कि ट्रंप मान लीजिए कि 2-3 रेटोरिक कर रहे थे कि भाई टैरिफ तुम्हारा बहुत ज्यादा है, तुम टैरिफ कम करो। हालांकि वो सच्चाई नहीं है, ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, कुछ चीजें हैं, महंगी कारें, मोटरसाइकिलें, शराब, ये कुछ चीजें हैं जो लग्जरी आइटम्स हैं, उन पे टैक्स ज्यादा है। बाकी चीजों पे, मोस्टली चीजों पे जो टैक्स है वो 20-30% से नीचे है, 10 से 20% ज्यादा है। कई कई तो ऐसे हैं कि जिसमें कि बहुत मामूली टैरिफ लगता है। तो और बहुत ज्यादा अगर अमेरिका फायदे में भी होगा, तो $5 अरब से ज्यादा नहीं होगा, जो डिफरेंट एनालिसिस हैं। हुँ। क्योंकि मान लीजिए कि अगर टेस्ला कल आ जाए यहाँ पे, तो ऐसा थोड़ी है कि आप और हमारे जैसे बीसियों लाख लोग लाइन में लगे हुए हैं कि टेस्ला खरीद लेंगे तुरंत, टेस्ला ही खरीदेंगे। या हुँ, हार्ले डेविडसन खरीदेंगे, या अमेरिकी विस्की की महंगी बोतलें खरीदेंगे। ऐसे तो होता नहीं हो। तो कुछ लोग होंगे, वो तो अदर वैसे भी चढ़ रहे हैं बड़ी गाड़ियों पर, महंगी गाड़ियों पर। हुँ, तो तो प्राइम मिनिस्टर के रहते हुए एक बार उन्होंने अकेले, प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचे हैं व्हाइट हाउस, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसीलिए वो दरवाजे पर नहीं आए इनको रिसीव करने। आमतौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति दरवाजे पे खड़ा होता है और जो भी विजिटिंग जो अतिथि होता है उसको रिसीव करता है, फिर अंदर ले जाता है। उसी समय आगे पीछे 3-4 देशों के नेता गए, उनको ट्रंप ने रिसीव किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव नहीं किया। लेकिन चलिए, उसको कोई मैं बहुत महत्वपूर्ण इशू नहीं मानता हूं, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उनका अपना एजेंडा होगा, व्यस्त रहे होंगे, जो भी होगा। उसमें उन्होंने कहा कि भारत हम पर जितना टैक्स लगाएगा, हम भी उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगाएंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक चीज है कि मान लीजिए कि हम एक्स नाम की चीज पे एक सर्टेन टैक्स लगा रहे हैं, तो उसको वाई नाम की चीज से आप कैसे इक्वेट करेंगे? और जो चीजें जा रही हैं वो तो ABCD XYZ तक जा रही हैं। तो ये जी। कैसे पता चलेगा कि 20% किस पे हमको लगाना है? हुँ, एक, तो खैर चलिए, वो तो टेक्निकल है। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर से मिले, और अगर आपको याद हो फुटेज, जो वो प्रेस वालों से बात कर रहे थे सोफे पे बैठ के,
वहां भी उन्होंने कहा कि मैं टैरिफ लगाऊंगा हम्म। और भारत को हथियार खरीदने चाहिए, हमसे तेल खरीदना हम्म। चाहिए। और फिर जब दोनों नेता खड़े होकर औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें भी वही जी। बातें उन्होंने दोहराई। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप जिन रिक्वेस्ट को लेकर आप गए थे, हम्म। और ऊपर से उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि चीन और भारत का जो झगड़ा है उसमें अगर जरूरत है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, जबकि भारत और चीन का बरसों से ये स्टेटेड पॉलिसी है कि ये हमारा और चीन का मसला है, जैसे हमारा और पाकिस्तान का मसला है। हम्म। तो इसमें तीसरे की हमको जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने हम्म। कह दिया, तो एक एक आप समझ रहे हैं ना, ये सब साइकोलॉजिकल भी तो ये चीजें चलती हैं। जी। तो और बार बार आप ये भी कह रहे हैं मेरे दोस्त मोदी, मेरे दोस्त मोदी, और बार बार आप उन्हीं चीजों को दोहरा भी रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि एक तो जल्दीबाजी थी, कोई एजेंडा नहीं हुआ, ऊपर से उन्होंने अपना आपको शॉपिंग लिस्ट भी जमा जमा करा दी। टैक्स कम कर हाँ। दो, टैरिफ कम करो, और हम्म। तुम हथियार खरीदो और तेल और गैस खरीदो। मैं नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं खरीदना चाहिए, तेल गैस हमको जरूरत है, चाहे वो अमेरिका से मिले, वेनेजुएला से हम खरीद ही रहे हैं, ईरान से खरीद ही रहे थे, आपके कतर से गैस ले ही रहे हैं, सऊदी अरब से, इराक से, तो रशिया से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको जहां से मिले, सस्ता मिले, आप खरीदें। ये और बात है कि आपको सस्ता भी मिलता है तो उसको आप, उसका फायदा आप अपने कस्टमर को पास ऑन नहीं करते, हमारी कंपनियां नहीं करती हैं। जैसे जी। पिछले 2 साल से आप रशिया से सस्ता तेल ला रहे थे, तो उसका हम्म। फायदा उतना कहाँ मिला जनता को इतनी महंगाई में। खैर, तो मैं समझता हूं कि वो यात्रा उससे कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके बाद उन्होंने पिछले 4 दिन में 4 बार ये बात कह दी कि इलेक्शन के लिए हमने पैसा दिया था, हमने हम्म। वोटर आईडी के लिए पैसा दिया था, और एक में तो उन्होंने नाम भी ले लिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंडिया को हम पैसा दे रहे हैं। हम्म। तो मैं समझता हूं कि वो जल्दीबाजी में यात्रा थी, इसीलिए उसका कोई रिजल्ट अभी हम लोग को सामने नहीं दिख रहा है। बल्कि थोड़ा फजीयत जैसा भी लग रहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इलीगल माइग्रेंट से लेकर और तमाम चीजें उन्होंने बोल दी बहुत नरेंद्र सी चीजें मोदी के। बोली, बिल्कुल। और इनके आने के बाद भी जो हमारे जो लोग वहां पे अवैध रूप से घुसे थे, उनको उस तरीके से भेजा गया, और बिल्कुल। ऑब्जेक्शन के बावजूद जब दूसरी खेप आई उसमें भी ऐसा किया गया। उसमें और भी हथकड़ियां लगी हुई थी, बेड़ियां लगी हुई थी। और इतना ही नहीं, हमारे कुछ लोगों को पनामा भी भेजा गया, जिसमें से कि 12 या 14 लोग कल रात को रविवार की रात को आए हैं। तो मैं बिल्कुल। समझता हूं कि जो भी रेटोरिक डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे उसमें तो हम कहीं कमी नहीं देख रहे हैं। हम्म। और रही बात माई बिल्कुल। फ्रेंड कहने की, तो वो तो सी जिनपिंग को भी माई फ्रेंड कहते हैं, वो पुतिन को भी माई फ्रेंड कहते हैं, वो तो सबको माई फ्रेंड कहते हैं। वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को भी बोल रहे थे कि उसने रिक्वेस्ट किया है तब मैं उससे मिल रहा हूं, तो लास्ट में उन्होंने कह दिया ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन। तो वो तो सबको बोलते हैं, उनका तो एक तरीका है बोलने का। हम्म। लेकिन असली बात यह है कि भाई आप बोल के माई फ्रेंड कह के फिर आगे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। आप बेइज्जती कर रहे हैं एक हिसाब से। आपने F-35 पकड़ा दिया, जिसका एलन मस्क खुले तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट से उसका विरोध कर चुके हैं और कह चुके हैं कि बहुत खराब फाइटर जेट है F-35, जो इंडिया को बेचने की बात है। हाँ, लेकिन उसमें मैंने देखा, न्यूज आई है, अब कितना उसमें सच है, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा। हमारे यहाँ भी जो खरीदने वाली कमेटी होती है वो इवेल्युएट करेगी। क्योंकि एक और चीज है, सिर्फ सवाल ये नहीं कि इलॉन मस्क क्या बोल रहे हैं F-35 पे, या F-35 हमारे उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कंफर्टेबल नहीं है जो हमने रशिया से खरीदा। ये सब तो टेक्निकल चीजें हैं जिसपे कि डिफेंस एक्सपर्ट्स ज्यादा उसमें विचार मंत्रणा करेंगे अपना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि F-35 के बाद अभी यहीं पर बेंगलोर में एयर शो हुआ, उसमें रशिया का एकदम नए जनरेशन का एक लड़ाकू विमान उन्होंने प्रदर्शित किया है, जो अपने जनरेशन का एकमात्र लड़ाकू जहाज है जिसने सचमुच में लड़ाई लड़ी है यूक्रेन में जो चल रहा है। तो वो टेस्टेड लड़ाकू विमान है। और अभी आपको याद होगा कि 1-2 महीने पहले चीन ने दुनिया को चौंका दिया, उसने एक ऐसा लड़ाकू विमान बनाया है जिसमें पूंछ ही नहीं है। वो मतलब हम्म। एक टेक्नोलॉजिकल मार्वेल है। तो सवाल है कि अगर मैं चीन, अच्छा आप F-35 ले रहे हो, तो पाकिस्तान का जितना वायु, उसकी जो वायुसेना में जो ये लड़ाकू विमान है वो सारे तो अमेरिका के ही हैं।
तो फिर वो कैसे आप बैलेंस करेंगे? तो मेरा मानना है कि F-35 आपको अगर अमेरिका से कुछ और चीजें जो और अवेलेबल नहीं है हमारे लिए जरूरी है तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन F-35 लेने से पहले निश्चित रूप से सोचा जाना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जो ये यात्रा हुई है, जो वहाँ पर गए हैं नरेंद्र मोदी, उसका कोई आगे लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा होगा? या फिर जो टैरिफ वाली बात है और जो टैरिफ वाली बात लगातार डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं, उसका दुनिया भर में आप क्या असर देखते हैं? 2 सवाल हैं कि नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को आखिरी में आप क्या इस पे लास्ट कमेंट क्या करना चाहेंगे? कैसे इसको आप देखते हैं? और आगे जो डोनाल्ड ट्रम्प लगातार टैरिफ चिल्ला रहे हैं, तो दुनिया भर में क्या नए किस्म की जियोपॉलिटिक्स देखने को मिलेगी? मैं दूसरे सवाल से शुरू करूंगा क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और उसमें हिंदुस्तान का भी मसला है। हुँ, एक तो देखिए क्या है कि अमेरिका जैसे बहुत गिने चुने देश हैं जिनके साथ हमारा बिजनेस प्रॉफिट का है, हुँ, तो वो अगर जरा सा भी डिस्टर्ब होगा तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, हुँ, पहली चीज। और दूसरी चीज कि क्या हमारे पास ये गुंजाइश है कि उस चीज को जो कि अमेरिका में जाने में दिक्कत हो रही है, क्या हम दूसरे बाजार में भेज पाएंगे? इतनी जल्दी नया बाजार खोजना आसान नहीं होगा, एक। दूसरी चीज कि ये डोनाल्ड ट्रंप बाकी लोगों से भी कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों से जो अमेरिका के एलाइज माने जाते हैं, यूरोप के देश, कनाडा और देश, उनके साथ भी कर रहे हैं, वो चीन के साथ भी कर रहे हैं, वो और बाकी देशों के साथ भी कर रहे हैं, लैटिन अमेरिकन देशों के साथ भी कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो हमारा चीन से बिजनेस है, यूरोपियन यूनियन से बिजनेस है, ब्राजील से बिजनेस है और दूसरे जगहों से बिजनेस है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा सामान हमारे यहां डंप होने लगे इन देशों से? जी, एक खतरा यह है। तीसरी चीज जो है वो ये है कि ये अगर टैरिफ वार बहुत गंभीर होता है तो वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग को कितना परेशान करेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टील से ही हम शुरू करें। अब देखिए, स्टील हम बहुत कम बेचते हैं अमेरिका को, हालांकि टॉप 10 देशों में से हैं, लेकिन उसमें हमारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अल्मुनियम में बहुत नुकसान हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, देखिए हम लोग इस पर बात नहीं होती हमारे मीडिया में भी, जितने पैसे का अल्मुनियम हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग उतना ही अल्मुनियम हम अमेरिका से इंपोर्ट भी करते हैं। तो आप पूछेंगे कि ये क्या मसला है? मसला ये है कि हम यहां से रिफाइंड अल्मुनियम का सामान बना के और उनको देते हैं, हुँ, और वो यूज कर लेते हैं, जो कबाड़ हो जाता है उसको वो फिर हमारे यहां बेच देते हैं। तो दो चीज इसमें हुई, एक आपके यहां कबाड़ आया जिसमें कि बहुत तरीके के और एलिमेंट हो सकते हैं जो कि आपके पर्यावरण के लिए, आपके लोगों के हेल्थ के लिए नुकसानदेह हों, और दूसरा कि वो डंपिंग हो रही है। तो माने आप बढ़िया वाला स्टील अल्मुनियम आप ले जाइए और हमारे लिए अल्मुनियम आप खराब अवेलेबल रहे बाजार में क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा जी, है। तो वो चीज देखना। और स्टील जो प्रोडक्शन है, हमारे देश में स्टील का इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ समय से, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और घर वर ये सब जो बन रहा है। अब वो ऐसी स्थिति में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहां स्टील महंगा कर दिया या उस पर टैक्स ज्यादा लगा दिया, तो फिर ये होगा कि बहुत सारे देश, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, ये कहेंगे कि भाई नया मार्केट देखो। तो नया मार्केट, मान लीजिए हमारा मार्केट बढ़ रहा है, तो वो हमारी तरफ आएंगे। तो अब जब दुनिया भर में ये टैरिफ का असर होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उस बाजार में महंगा है और इस बाजार में सस्ता हो जाएगा। ऐसे तो चीज होती नहीं है, फर्क भी पड़ेगा तो 19-20 का फर्क पड़ेगा, 17-20 का तो होगा नहीं। तो हुँ, मैं समझता हूं कि भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम है, और इसलिए भी है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स से अगर आप देखें तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे है। अभी शेयर मार्केट आप देख रहे हैं पिछले 4-5 महीने से क्या दशा है, और हमारे घरेलू बाजार में भी और विदेशी बाजार में भी हमारी चीजों की कीमत, मांग कम हुई है, हमारा एक्सपोर्ट घटा है और हमारा इंपोर्ट भी घटा है। इसका मतलब कि हमारे बाजार में भी उतना दम नहीं है कि वो थोड़ा मोड़ा, मान लीजिए बाहर कम हो रहा है तो हमारा बाजार उसको मेकअप कर ले, वो चीज हम नहीं देख रहे हैं। जो पूंजी बाजार है उसका भी आया कि
जो बाहर वाले पैसा लगाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि चाइना में पैसा लगाना, रिस्क लेना ज्यादा फायदेमंद है। और अभी हमारा उनको 1.25 ट्रिलियन के आसपास फायदा हुआ और हमारा करीब 0.25 ट्रिलियन पैसा यहां से उड़ गया, जिसका असर हम आप स्टॉक मार्केट पे देख रहे हैं। लगातार देख रहे हैं। और जल्दी इसकी भरपाई पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि 1 अप्रैल से आपका नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो रहा है। तो अब मैं पहले वाले में आता हूं, सवाल इससे जुड़ता हुआ कि ये तमाम चीजें, चाहे वो अमेरिका के साथ आपके संबंध हो, चीन के साथ आपके संबंध हो, इवन बांग्लादेश से आपके संबंध हो, ये सारे दो चीजों पर निर्भर करेंगे। वो आपके सैनिक और बाकी तामझाम वो सेकेंडरी है, वो जरूरी है लेकिन वो सेकेंडरी है। हमारा इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसकी रफ्तार क्या रहेगी। और रफ्तार जब मैं कह रहा हूं तो सिर्फ ये आंकड़ों की बात नहीं है कि 6.5% बढ़ गए, 7% बढ़ गए। हमारा बास्केट बड़ा हो। अगर हम अनाज बढ़िया बेच रहे हैं तो हम स्टील में भी हों, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हों, हम नई टेक्नोलॉजी में भी हों और मशीनरी में भी हों। कहने का मतलब कि आपको चाइना आज क्यों बाबा बना बैठा है दुनिया भर में, क्योंकि उसका बास्केट इतना बड़ा है। आपको क्या चाहिए? खिलौना चाहिए, ले लो। कपड़े चाहिए, ले लो। बहुत हाई लेवल का फोन चाहिए, ले लो। सेमीकंडक्टर चाहिए, ले लो। जूता चाहिए, ले लो। तो आप देखिए कि कुछ भी है, आप लिस्ट बनाइए, वो आपको वो अवेलेबल करा देगा। तो एक मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे और सामानों के उत्पादन के लेवल पे हमको एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट होना पड़ेगा। लेकिन वो दो तरीके से ही आप हो पाएंगे, जब आपके अपने बाजार में भी डिमांड हो, जब आपके अपने बाजार में भी पैसा हो। आप, अब मेरी जेब में पैसा ही नहीं होगा तो मेरा पड़ोसी कोई सामान क्यों बनाएगा? क्योंकि वो जान रहा है कि मैं बेचूंगा कहां यार, किसी के पास तो पैसा ही नहीं है। तो अभी आपको अपने लोगों को स्किल्ड भी रखना है ताकि वो बढ़िया से बढ़िया रोजगार में जाएं। फिर आपको रोजगार भी क्रिएट करना है, और जब आप रोजगार क्रिएट करेंगे तब दो पैसे आएंगे और फिर डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि कई लेवल पे जो चीजें पहले भी इनको करनी चाहिए थी, और अब तो रूस यूक्रेन का युद्ध भी रुक जाएगा, तेल और वगैरह का जो फायदा दिखाया जा रहा था वो भी बंद हो जाएगा। और ये जो कहा जा रहा है कि इतना आईफोन बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, ये सब असेंबलिंग का मामला है। कुछ भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। जब सेमीकंडक्टर चाइना में बनता है, जापान में बनता है, ताइवान में बनता है, तो भारत में फोन कैसे बन जा रहा है? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। ये कोई, जब आप बैटरी ही नहीं बनाते हो, अब बैटरी आपके यहाँ बनता नहीं, स्क्रीन बनती नहीं, उसका सेमीकंडक्टर चिप बनता नहीं, तो हम बना के फिर आईफोन बन कैसे जा रहा है? तो मैं समझता हूं कि ये तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और है फिर कि आप क्या ये सब आप एक ऐसे सोसाइटी में कर पाएंगे जो कि बहुत तरीके के विभाजनों में बटी हुई है, बहुत तरीके के भरोसे का मामला है। आप बिजनेस जो है वो दुकानदार वर्ग जो है उसकी अपनी मुसीबतें हैं, किसान अपनी जगह कुछ कह रहा है, मजदूरी पलायन आप देख ही रहे हैं, फिर बीच में आप हिंदी तमिल घुसा देंगे, कभी कभी हिंदू मुसलमान घुसा। तो मैं समझता हूं कि एक कोहेरेंट सोसाइटी नहीं होगी। आपको आप एक डेटा देखिएगा कभी, मेरे पास तो उसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैं अपनी इस बात के लिए कह रहा हूं कि जब पंजाब में खलबली मची हुई थी, जो वो दौर था 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल का, तो उस समय क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्या लुधियाना का जो है हुजियरी बिजनेस या ट्रांसपोर्टेशन, ये बिजनेस क्या बहुत फ्लोरिश कर रहे थे क्या जब पंजाब में आग लगी हुई थी? तो कॉमन सेंस है कि नहीं हुआ होगा ऐसा। भाई बाजार खुलेगा ही नहीं, कोई बिजनेसमैन जाएगा नहीं, बाहर आप आ नहीं सकते, तो कहां से होगा? तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के सामने बहुत चैलेंज है, और खासकर तब जब देखिए आप, ये बहुत अच्छी बात है कि हम परचेजिंग पैरिटी के मामले में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब अगर आपकी जेब में थोड़े पैसे होंगे तो आप हिंदुस्तान में अच्छा खाना खा सकते हैं जी। और आप नॉर्मल नॉमिनल जीडीपी में आप दुनिया में 5वें नंबर पे, बहुत बढ़िया। भाई इतना बड़ा देश है, इतने सारे हम लोग हैं यार, इतनी ट्रिलियन की भी अर्थव्यवस्था नहीं होंगे तो क्या होंगे फिर? लानत है फिर तो हमारे ऊपर, हमारे पुरुषार्थ के ऊपर। लेकिन जैसे ही
इन अचीवमेंट्स को आप डिवाइड करते हो अपनी 1.5 अरब की आबादी में, तो आप बहुत पीछे चले जाते हो, बहुत पीछे चले जाते हो। और ये गैप जो है गरीबी का और मध्य आय वर्ग का और बहुत ज्यादा संपत्ति वालों का, ये आपका, आप जाके डेटा देखिएगा, वो पिछले 30 सालों में किस कदर बढ़ा है। तो आपको कई मोर्चों पे काम करना है। आप केवल ये सोचेंगे कि एक दलीय शासन बना देते हैं, सी जिनपिंग जैसा कैरेक्टर बन जाते हैं और हम चाइना को चाइना बना दे, भारत को चाइना जैसा बना देते हैं, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होगा। ना आप जापान जैसा बना सकते हैं कि चलो ऐसा करो, अपने आप को पूरी तरह अमेरिका के हवाले कर दो, अमेरिका हमारा सब कंट्रोल करेगा, हमारा प्रोडक्शन करेगा, कंज्यूम करेगा, हमको पैसे देगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे नहीं होता दुनिया में, या अमेरिका जैसा हम हो जाए, नहीं हो सकता। हम अपने ही तरीके से हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं बिल्कुल। कि भारत के लिए, और देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो 4 साल के लिए आएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है, इन्होंने जिस तरीके का कोलिशन गठबंधन तैयार किया अपने आसपास, जिसमें डेमोक्रेट पार्टी के लोग भी हैं, लेफ्ट के भी लोग हैं, ये टेक ब्रो जिनको कहा जाता है, जो बहुत पैसे वाले हैं और जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, ये हैं। और वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पॉपुलर लोग हैं, जैसे उनके वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जेडी वैंस। तो ये एक लंबा, ये ट्रंपियन मूवमेंट जो है, ये आप समझिए कि हम सिर्फ 4 साल पे नहीं देख रहे हैं, हम कम से कम 12 साल 16 साल के एक लंबे पीरियड में देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं भारत के लिए काफी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अमेरिका को फायदा हो रहा है। 1 महीने में अमेरिका को बहुत फायदा हुआ है, अमेरिका का शेयर मार्केट बढ़िया चल रहा है, अमेरिका का बहुत सारा बचत हुआ है, गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। जिन जिन देशों को उन्होंने हड़काया, ग्रीनलैंड, पनामा, अरब देश, हिंदुस्तान, चाइना, सब कहीं, मैक्सिको, कनाडा, सब कहीं ना कहीं रास्ते पे आए हैं। एक बस चाइना है जो कि थोड़ा फाइट आउट कर रहा है। बाकी जी। कनाडा और मैक्सिको ने मान लिया कि भाई हम अपना बॉर्डर बंद कर दे रहे हैं, अभी टैरिफ मत लगा, बोला कि ठीक है नहीं लगाते। पनामा वाले ने कहा कि पनामा कनाल कब्जा मत करिए, आप अपना जहाज ले जाइए, हम पैसा नहीं लेंगे आपसे, फीस नहीं लेंगे, टोल टैक्स नहीं लेंगे। जी। ग्रीनलैंड को बोला तो ग्रीनलैंड, डेनमार्क ने कहा कि भाई पहले ही से तुम्हारी मिलिट्री है, पहले ही से ग्रीनलैंड तुम यूज कर रहे हो, थोड़ा यूज और बढ़ा लो। तो हम्म। आप देख रहे हैं कि 1 महीने में ट्रंप अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना मत मानिए। जेलेंस्की को उन्होंने कह दिया कि सारा पूरा देश हमको दे दो, अब जहाँ कोयला, खनिज, रेयर अर्थ मटेरियल, लिथियम सब दे दो हमको, बंदरगाह। और उस वो साइन कर रहा है, वो कह रहा है कि कागज कहाँ भाई, हम तो आपसे पैसा नहीं लिया, आपने बोला था कि ग्रांट है। और देखिए मैं जेलेंस्की का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन वो सही कह रहा है कि आपने तो कुछ पैसा दिया, वो आपने अपने हथियार बनाने वाली कंपनियों को पैसा दिया, और कुछ पैसे आपने कहा कि ग्रांट है हमारा। लोन का तो अलग कागज बनेगा ना, वो कागज कहां है जो, अच्छा, टोटल पैसा $350 बिलियन है सब मिला के, उससे भी कम हम्म। इनफैक्ट। तो ये हम्म। $500 बिलियन का बिल कैसे ट्रंप ने उनके सामने रख दिया कि भाई $500 बिलियन लेंगे हम। तो हम्म। मैं समझ, लेकिन उसको भी साइन करना पड़ रहा है। तो एक तरफ हुआ कि आपके बहुत सारे इलाके रूस ने कब्जे कर लिए, और बाकी आपका इकोनॉमिक उपनिवेशवाद जो है बाकी जगह में हो गया। तो मैं जी। समझता हूं कि अमेरिका अभी पावरफुल होगा। जो अमेरिका का पतन हो रहा था, जो अमेरिका की दादागिरी जो है बहुत कमजोर हो रही थी, वो फिर से अपनी जगह आएगी। और मैं समझता हूं कि जब भी आप देखेंगे कि अमेरिका दादागिरी किया है, तो वो भारत के लिए और भारत जैसे ग्लोबल साउथ के बहुत देशों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहा है। जी। शुक्रिया प्रकाश जी, आपने जो एक हिसाब से दुनिया भर में जो डिबेट छिड़ी हुई है, चाहे दक्षिणपंथी राजनीति को लेकर हो या फिर भारत की नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के शासन में यात्रा हो, उसके ऊपर खुलकर आपने बात रखी। साथ में जो अमेरिका की दादागिरी है, उससे क्या नुकसान हमें होगा या फिर फायदा होगा, उसके बारे में भी खुल के बात रखी। जुड़ने के लिए शुक्रिया। दोबारा किसी दिन अलग विषय पे मुलाकात होगी और आपसे बातचीत होगी। और आपको हम एक विशेष तौर पर धन्यवाद इसलिए भी करते हैं कि आप जो जियोपॉलिटिक्स की बातें वो हिंदी में रखते हैं कम से कम। बाकी तो भारत में 99% जो कंजम्पशन है वो भारतीय भाषाओं की है, लेकिन फिर भी बोलबाला अंग्रेजी वालों का है। और जरूरी है हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल चीजों पर, और जो चीजों से हमारा हित जुड़ा हुआ है, मसला जुड़ा हुआ है, हम ज्यादा से ज्यादा देश में उस पे बातचीत की जरूरत है। जी, शुक्रिया, शुक्रिया प्रकाश।